रोल यार तो क्या हमें भी मजा लिए भाई। विशेष प्रेस वार्ताમાં માનનીય આલોક શર્માજી જે અમારા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અને ગુજરાતના ચૂંટણી ઇન્ચાર્જ છે મીડિયાના, તેઓ આપને આ બાબતે આજની જે સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો છે એ બાબતે આપની સાથે વાર્તાલાપ કરશે। મારી સાથે પ્રવક્તા ડૉક્ટર અમિત નાયક અને હિરેનભાઈ બેંકર પણ અત્રે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। તો હું વિનંતી કરીશ કે હિરેનભાઈ બેંકર પણ ઉપસ્થિત છે, હું વિનંતી કરીશ કે આલોક શર્માજી આપને આ બાબતે ચર્ચા કરે। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं का सभागार में स्वागत। हमारे साथ नईम भाई भी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी स्वागत। अभी अभी पत्रकार बंधुओं एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, जिसमें 5 जजेस की बेंच थी। कुछ दिनों से ये मामला विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट के सामने। रिजर्वेशन से रिलेटेड के 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अर्थात जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उनको 10% का आरक्षण मिले। मेजॉरिटी जजेस ने इसके पक्ष में फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ों को, दलितों को, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ों को, हर वर्ग के पिछड़ों को आगे कैसे लाया जाए, इस पर स्वतंत्रता से पहले से और आज तक काम करती रही। चाहे वो संविधान की रूपरेखा हो और चाहे हमारी तमाम सरकारों की नीतियां रही, हमने हमेशा अधिकार देने का काम किया। आज जो उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, कांग्रेस पार्टी बिना किसी विलंब और बिना किसी प्रश्न चिन्ह के हम उसका स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य निर्णय है। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की कि केंद्र में सरकार है, इस निर्णय का फायदा जनता को कैसे मिलेगा। उच्चतम न्यायालय का हम आभार प्रकट करते हैं, लेकिन लगभग 70 लाख नौकरियां, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, लगभग 70 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं पदों की। उनको अगर भरेंगे तभी तो 10% का लाभ जनता को मिलेगा। मोदी सरकार इस पर जवाब दे कि जो आरक्षण का फायदा है ये जनता को कैसे मिलेगा। आप हर डिपार्टमेंट को, हर विभाग को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आप हर सरकारी संपत्ति को, सरकारी संस्थान को बेच रहे हैं। एयर इंडिया को आपने बेच दिया। आप तमाम जो भूमि, डिफेंस और रेलवे की हैं उनको बेच रहे हैं। जब तमाम विभागों को आप हम दो और हमारे दो को दे देंगे तो इस आरक्षण का फायदा कैसे मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वागत योग्य निर्णय लिया, लेकिन भाजपा इस पर कब चिंतन करेगी। आपको याद होगा 4-5 महीने पहले तमाम बड़े बड़े मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 10 लाख रोजगार हम 8 जून 2023 तक दे देंगे। 8 जून 2023 आने में काफी समय चला गया, 5-6 महीने। उस 10 लाख रोजगारों में से कितने रोजगार दिए जिससे कि 10% आरक्षण का बेनिफिट एक आर्थिक तौर पर स्वर्ण को भी मिल सके, इसका भारतीय जनता पार्टी उत्तर दे। हमारी सरकारों ने सेंट्रल स्कूल बनाए, हमारी सरकारों ने नवोदय स्कूल बनाए, हमारी सरकारों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई। मोदी साहब कितने सेंट्रल स्कूल आपने बनाए। कोई एक स्कीम आप ले आए हो नवोदय विद्यालय वाली, जहां पर बच्चा गरीब का भी पढ़ सके। आज सवाल यह है, आप शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करते हैं, आप रोजगार के रास्ते बंद कर देते हैं सरकारी के। एसएससी की कितनी वैकेंसी निकली, कितने फॉर्म्स निकले और कितने बच्चों ने अप्लाई किया, यह संसद में दिया गया आंकड़ा है कि 22.5 करोड़ लोगों ने रोजगार
रोजगार के लिए अप्लाई किया, सरकारी नौकरी के लिए आपने 7.5 लाख रोजगार दिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं कि सरकारी नौकरियां निकालिए, बैंकिंग की, रेलवे की, कॉरपोरेशंस की, तमाम जहां पर एक युवा जाकर नौकरी ले सके। आपने अग्निवीर अग्निपथ के चक्कर में जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, जो केवल अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, उसको भी रोक दिया आपने। 6 महीने तक आपने किसी को बताया नहीं क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस पार्टी निर्णय का स्वागत करती है और सरकार को कटघरे में खड़ा करती है कि अन्य रोजगार सामने आए। गुजरात की सरकार से निवेदन करती है कि जितने एग्जाम जो ये लीक हुए थे, इनकी जो एसआईटी बनी और जो तमाम जांच चल रही हैं, उनका जल्द से जल्द निर्णय आए। अगर एसआईटी और 22 पेपर लीक का निर्णय नहीं आएगा तो इस निर्णय का कोई फायदा नहीं रहेगा उच्चतम न्यायालय के। अब आपके इस प्रश्न पर, इस विषय पर कोई प्रश्न है? एक अन्य चीज मैं कहना चाहूंगा, हमने कुछ दिन पहले हाई कोर्ट से मांग की थी कि सुमोटो आप निर्णय लें। आज हाई कोर्ट ने मोरबी कांड के ऊपर, इस भ्रष्टाचार और एक्ट ऑफ फ्रॉड के ऊपर गुजरात सरकार को नोटिस किया है कुछ समय पहले और 14 नवंबर तक उन्होंने निर्णय मांगा है। हम उच्च न्यायालय के इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। आलोक जी, जातिगत गणतरी नहीं हुई है कई सालों से, तो आपको लगता है कि ये जो चुकादा है, जजमेंट है, उसका पूरा लाभ जो चाहिए उनको मिल सकेगा? देखिए, इसमें जाति से रिलेटेड नहीं है, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। वो किसी भी जाति का है, स्वर्ण में अगर जातिगत करेंगे तो उसमें तो ये सब मिक्स हो जाएगा। इस फैसले का मुझे लगता है कि जातिगत से संबंध कम है, इसका आर्थिक आधार पर ज़्यादा है। ये सोशली बैकवर्ड का नहीं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड का निर्णय है। मेरा इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं जी, मेरा जो क्वेश्चन है कि बहुत दिन पहले कांग्रेस ने ऐसा बताया था कि जब भी इलेक्शन होगा इसमें कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने समिति बनाई हुई है और वो समिति उसका निराकरण करेगी। अभी जो आपने जो 43 इलेक्शन कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर किया है, उसमें से काफ़ी सीटों पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने क्या किया? 3 दिन से आपका नाम डिक्लेयर हो रहा है और काफी विरोध चल रहा है, हर जगह काफी विरोध है, तो उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कांग्रेस जीत रही। यही कारण है कि कांग्रेस के टिकटार्थियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पार्टी की भी अपनी सीमाएं हैं। हम एक से ज़्यादा टिकट तो नहीं दे सकते। पार्टी ने कुछ फैक्टर्स पर, जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनी, उनके तमाम के कमेटीज़ के ही निर्णय हैं ये। अगर 1-2 जगह कहीं पर कोई नाराज़गी है, हमारे घर का आपस का मामला है, उनको समझा दिया गया है और भविष्य में भी अगर किसी की कोई नाराज़गी होगी तो उसको भी हम संभाल लेंगे। लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने टिकटों को ऐलान करने में, अब 27 साल से आप पावर में हैं, इतना डिले क्यों कर रहे हैं? हमें तो ये पता चला है कि मोदी और अमित शाह जी के बीच में टिकटों को लेकर काफ़ी खटास है और यही कारण है कि तमाम अहमदाबाद के होर्डिंग्स पर मोदी साहब का फोटो तो है, अमित शाह जी का गायब है। और वो ये विवाद जो है अब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड भाजपा के दिल्ली तक पहुंच गया है। आप तपास कीजिए इसमें कितनी सच्चाई है। आलोक जी, इलेक्शन आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस ईडब्ल्यूएस को लेकर जो चुकादा दिया है, तो आप इसको इलेक्शन को लेकर किस दिशा में देख रहे हैं? मतलब कि भाजपा और कांग्रेस के इस नीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर भी राजनीति करती है। ये निर्णय पहले से ही संसद के द्वारा पारित है, उसको केवल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने अपहेल्ड किया। हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें ना ये कोई नया निर्णय है और ना राजनीति का विषय है, सामाजिक उत्थान का विषय है। बापू और सरदार पटेल और पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद जी ने जो नींव रखी थी,
उसी पर एक ये ईंट और लगी है। हम उम्मीद करते हैं कि गरीब के बच्चे भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन सरकार नौकरियां तो दे। सर जी, बहुत सारे राजकीय पार्टी ये कह रही है कि ये जो 10% अनामत दिया गया है वो बंधारण के विरुद्ध है। देखिए, राजनीतिक पार्टी क्या कहती है वो एक अलग विषय है, लेकिन संसद से एक चीज़ निकल कर जाती है और उस पर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल 5 जजेस की बेंच उस पर निर्णय लेती है। मैं समझता हूं कि देश के संविधान के अनुसार उन राजनीतिक दलों को सवाल नहीं उठाना चाहिए। पॉलिटिकल गेन कोई देख रहे हो आप यहाँ पर गुजरात में इस फैसले के बाद? देखिए, भाजपा तो गंजों को कंघी बेच सकती है, उनकी कला है ये। मोदी जी जिस राज्य में जाते हैं वहीं के बन जाते हैं। अभी भाजपा के एक मैं आरएसएस के लीडर का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे ये बीजेपी नहीं करा है तो मोदी जी का सामाजिक न्याय का कदम है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी बीजेपी चला रहा है। और आरएसएस हमेशा जो रिजर्वेशन के खिलाफ रही है, आज आरएसएस फ्रंट में आए और संविधान की जीत जो हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको माने आरएसएस और देश से माफ़ी मांगे कि जितने पुराने बयान उन्होंने गरीबों के खिलाफ दिए थे उसमें हम क्षमा मांगते हैं। आरएसएस को करना चाहिए। आलोक जी, आज बीजेपी एक नया कैंपेन लॉन्च करा है, मैं बनाव्યું છે गुजरात, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, ये जो आज का वर्तमान का गुजरात है ये बीजेपी की ही देन है, हम पूरी तरह सहमत हैं। जो आज का गुजरात है, जो 4 लाख करोड़ कर्जे के नीचे मोदी साहब ने दबा दिया है, ये भाजपा की ही, मोदी साहब ने ही तो बनाया है। और किसने बनाया है? ये जो गुजरात जिसके अंदर जातिगत द्वेष, दलितों पर अत्याचार, ट्राइबल एमएलए भी अनसेफ है, ये किसने बनाया है? गुजरात तो बापू और सरदार पटेल की भूमि थी। यहां पर लट्ठा कांड होता है, 100 लोग कच्ची दारू पी के, शराब पी के मर जाते हैं। ये किसने दिया है? ये आज का वर्तमान का गुजरात ये भाजपा ने ही तो दिया है। ये मोदी जी की ही तो देन है कि बेरोजगारी चरम पर है। जिस प्रदेश में कभी बेरोजगार नहीं होता था, गुजरात का व्यक्ति बाहर काम करने नहीं जाता था, आज बेरोजगारी की दर 40 लाख से ज्यादा जिस तरह से बढ़ी है, ये मोदी जी की ही तो देन है। ये कमाल वाइब्रेंट गुजरात का ही तो है कि सारे छोटे उद्योगपति बंद और हम दो हमारे दो, सब कुछ दो को दे दो। ये मोदी जी की ही तो देन है कि एक ही पोर्ट पर लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। 11वीं क्लास के बच्चे के अहमदाबाद में स्कूल में ड्रग्स पहुंच गया बैग में। ये मोदी जी की ही तो देन है। और किसकी देन है? 22 पेपर लीक हुए, एक आदमी जेल नहीं गया, ये मोदी जी की ही तो देन है। सैकड़ों लोग मर गए मोरबी में पानी में डूबकर, और मुन्ना भाई एमबीबीएस का हॉस्पिटल तैयार किया गया रातों रात। ये मोदी जी का ही तो गुजरात है जिसको इस अवस्था में लाकर छोड़ दिया इन्होंने। लाखों करोड़ के स्कैम हो गए, एबीजे शिपयार्ड, ओएनजीसी और पता नहीं कौन कौन से स्कैम हो गए। वो मेहुल चौकसी, मेहुल भाई अभी कहां है पता नहीं, वो मतलब कहां चले गए। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, लट्ठा कांड, किसानों की आय घटना, नहर जिस दिन बनी अगले दिन खोली और अगले दिन ही नहर पानी में बह गई और मोदी जी ने बटन दबाया और सड़क धंस गई वहीं पर धड़ाम से। ये जो भ्रष्टाचार का जो एक्ट ऑफ फ्रॉड का जो गुजरात बनाया है, ये मोदी जी ने बनाया है, जिसमें लोकतंत्र बंधक है, जिसमें 10 लोग अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट का जो कर्फ्यू लगता है वो सबसे पहले गुजरात में ही लगना शुरू हुआ था आनंदीबेन पटेल के समय पर। वो कहते साहब कर्फ्यू नहीं लग रहा हमारे यहां तो बहुत दिन से। अरे कर्फ्यू लगवाने वाले तो सत्ता में चले गए, अब कर्फ्यू कहां से लगेगा? जो लोग जाति और धर्म की ड्रेस पहनकर, टोपी पहनकर
अयोध्या में पर्चे फेंकते पकड़े गए, कौन लोग थे वो? इन्हीं के एक विधायक, पूर्व विधायक ने पूरी पोल पट्टी खोल दी कि कौन कर्फ्यू लगवाने में कैटलिस्ट का काम करता था। यही लोग करते थे। सबसे ज्यादा हेट स्पीच यही लोग देते हैं। अभी तो चुनाव आया है, देश का प्रधानमंत्री जब शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगे 80 और 20 के नाम पर, और गोली मारो वाले लोग जो हैं केंद्र में मंत्री बन जाए, तो स्वाभाविक है कि नफरत फैलाने वाले लोग सत्ता में बैठे और नफरत फैला रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह से कोरोना की हैंडलिंग हुई, 4 लाख से ज्यादा लोग जिस तरह से मरे, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, 107 केस वाला व्यक्ति आपका प्रदेश अध्यक्ष रेमडेसिविर इंजेक्शन बोरियों में भर के इकट्ठे कर रहा था। क्या हालत कर दी आपने गुजरात की? कोरोना में कितने लोग मरे, कितने लोगों को कंपनसेशन दिया, कौन से हॉस्पिटल्स बनाए आपने? ये जो वर्तमान का गुजरात है, गुजरात हमेशा से अस्मिता का देश था, प्रदेश था। गुजरात हमेशा से समृद्ध देश था, प्रदेश था। लेकिन आपने जिस तरह से दुर्दशा की है, लोकतंत्र को बंधक बनाया है, हम पूरी तरह से बीजेपी से सहमत हैं कि आज जिस अवस्था में गुजरात को पहुंचाया है उसके लिए आप और केवल आप जिम्मेदार हैं। और कोई प्रश्न? थैंक यू।